चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ईवीएस का टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग आज हमारी क्लास जो है वो रहने वाली है फ्रेंड्स सेकंड क्लास, यानी कि ईवीएस की जो आपकी एच टेट हो गया, आपका सी टेट, यूपी टेट एंड अदर जो स्टेट एग्जाम है जिसमें आपके टीचिंग एग्जाम में आपकी ईवीएस पूछी जाती है। कहीं पे 15 मार्क्स की, कहीं पे जो है वो आपकी 30 मार्क्स की। तो वो ईवीएस का जो टॉपिक होता है फ्रेंड्स, ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी सब्जेक्ट से मिलकर जुलकर जो है वो उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ईवीएस में किसी भी एक पर्टिकुलर बुक से या एनसीईआरटी पढ़कर जो बाप है वो ईवीएस को सोल्व नहीं कर सकते। तो हम आज उसी सीरीज़ में जो है हमने ईवीएस की जो क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं उसमें से आपका क्या होगा कि आपके जो एनसीईआरटी प्लस जो है आपकी कोई पर्टिकुलर ऑथर की जो बुक है, यानी कि जो इससे आपके क्या होंगे ईवीएस के जो है सारे सम क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व हो जाएंगे, उनको करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आज हम जो ज्योग्राफी है वो पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हम पढ़ेंगे, किस तरीके से होता है, किस तरीके से उपसौर बनते हैं, किस तरीके से अपसौर बनते हैं, कब सूर्य जो है वो पृथ्वी के नज़दीक होता है। तो प्रकाश चक्र सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है प्रकाश चक्र। जो क्या होता है फ्रेंड्स, यह एक ऐसी काल्पनिक यानी कि एक काल्पनिक रेखा है जिसमें आप लैटिट्यूड और जो है वो लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं होती हैं उनको है हम विद ट्रिक पढ़ेंगे। आपको कभी भी आप जो है उनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो प्रकाश चक्र एक ऐसा होता है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को जो है वो बांटती है एक रेखा के तहत, यानी कि पृथ्वी पर जो प्रकाशित जो यानी कि जिस पर प्रकाश विद्यमान है और एक भाग ऐसा होता है जो अप्रकाश यानी कि वहाँ पर जो प्रकाश है वो विद्यमान नहीं होता। तो जो प्रकाश चक्र है वो एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। नेक्स्ट है पृथ्वी के जो परिभ्रमण होता है उसकी जो दिशा होती है आपको अच्छे से याद रखनी है। जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने वो हाईलाइट कर रखे हैं, आपको जो है साथ साथ जो है वो अपने नोटबुक में नोट करते चलना है। यानी कि पृथ्वी के जो परिभ्रमण की दिशा है वो किस तरीके से होती है, पश्चिम से पूर्व की, यानी कि पृथ्वी जो रोटेशन लेती है, परिभ्रमण होता है उसका, वो क्या होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की जो है परिभ्रमण की कोई दिशा जो है वो क्या होती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। और यह कक्षा जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी कि ये आपका सूर्य हो गया और जो है ये आपका जो है वो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया, यानी कि वो इस तरीके से जो है वो रोटेशन में घूमती है सूर्य के चारों ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जो सूर्य की परिक्रमा करती है, जो वह दीर्घवृत्तीय होती है। और 3 जनवरी यानी कि 3 जनवरी को जो है आपका सूर्य और जो पृथ्वी है वो उनके जो बीच की दूरी है अपेक्षाकृत काफ़ी जो है वो कम हो जाती है। 3 जनवरी को आपको याद रखना है कि 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है, इनमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। अपसौरिक यानी कि प्रीहेंथेलिन जो क्या होते हैं, यानी कि जो क्या स्थिति होती है। तो जब सूर्य जो है और पृथ्वी के बीच की जब दूरी काफ़ी कम होती है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी जब पास होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। और इनकी जब बीच की दूरी है वो 9.15 करोड़ मील जो है, इनके इतनी दूरी है, ये कम दूरी है, यानी कि जब ये बिल्कुल एक दूसरे के पास होते हैं तब भी इनके बीच जो है वो 9.15 करोड़ मील जो है इनके बीच की दूरी होती है। और इसे भी विपरीत जो उत्तरायण की स्थिति है जो 4 जुलाई यानी कि जब दूर होता है, जब यानी कि सूर्य और जो पृथ्वी के बीच सबसे ज़्यादा दूरी कब होती है, 4 जुलाई को। 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है, कम दूरी होती है, और 4 जुलाई को पृथ्वी जो है वो सूर्य से काफ़ी दूर चली जाती है, जिसे क्या कहलाता है, एफेलिन यानी कि अपसौर कहते हैं, एपसीरिक भी कह सकते हैं आप इसको। तो तब जो है इनके बीच की दूरी 9 पॉइंट क्या होगी, 4.45 करोड़ मील जो है इनकी दूरी होती है। आपको याद रखना है, जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होता है तो उसे अपसौर कहते हैं, और जब जिससे दूर होता है तो क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। अपसौर कब होगा, जब आपका दूर होगा, और उपसौर कब होगा, जब नज़दीक होगा। तो आपको इनको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इंग्लिश वाले नेम भी जो वो याद रख सकते हैं। एपेसाइड जो रेखा होती है वो क्या होती है, एपेसाइड जो रेखा होती है वह अपसौरिक और उपसौरिक जो मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है, तो उस रेखा को क्या कहते हैं, एपेसाइड रेखा कहते हैं। यानी कि जब सूर्य के और जो अपसौरिक और उपसौरिक जो मिलाने वाली जो रेखा होती है जो सूर्य के केंद्र से क्या होती है, गुजरती है, तो उसे
क्या कहते हैं, एपेसाइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है कि आपका लेटीट्यूड, लेटीट्यूड यानी कि ये जो है आपका क्या होगा, ये मान के चलो ये आपका जो है वो ग्लोब हो गया। ये इस तरह टाइप की जो आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ जो रेखाएं होती हैं अक्षांश पे, आपने ग्लोब में देखे होंगे, ये आपकी क्या होती हैं, इस तरीके से जो खड़ी होती हैं, ये क्या होती है, अक्षांश रेखाएं होती हैं। यानी कि लेटिव, ये इस तरीके से जो है अक्षांश रेखा होती है। और जो लॉन्गिट्यूड है यानी कि लॉन्ग जो है खड़ी होती हैं, ये आपकी क्या होती है, देशांतर रेखाएं। लेटी हुई रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आपकी ईस्ट वेस्ट की तरफ जो होती हैं अक्षांश रेखाएं, इनको अच्छे से पढ़ेंगे हम कि अक्षांश रेखा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर खींची होती है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से जब ग्लोब पर जो है वो रेखाएं क्या होती हैं, बनी होती हैं। इस तरीके से जब है ये क्या होती है, आपकी अक्षांश रेखाएं होती है। जो लेटी हुई, आपको याद रखना है, लेटीट्यूड यानी कि जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखा होती है। इनकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की, और ये काल्पनिक रेखा होती है। इसे अंश पर जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। वास्तव में जो अक्षांश वह कोण जो विषुवतीय रेखा यानी कि जो आपकी विषुवतीय रेखा होती है किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। तो जो विषुवतीय रेखा अन्य किसी स्थान के बीच जो है केंद्र पर बनती है, विषुवतीय रेखा को शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है। यानी कि विषुवतीय जो रेखा होती है वो शून्य अंश की स्थिति में होती है, और उसी से जो आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पता लगाया जाता है, दूरियों का। नेक्स्ट है कि यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणिक दूरी को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और दक्षिण की ओर बढ़ने वाली दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। आपको याद रखना है कि और जो सबसे अधिकतम सीमा पर यानी कि इसकी अधिकतम में जो सीमा पर जो ध्रुव है वो कितना 90 डिग्री का होता है, जिसे उत्तरी या फिर दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। सभी अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं, यानी कि इनके बीच की जो दूरी होती है वो का समान होती है। और वे दो अक्षांशों के बीच की दूरी यानी कि इनका जो क्षेत्रफल होता है, इनका जो जोन के नाम से जो है वो जानी जाती है। दो अक्षांशों के मध्य दूरी जो है वो कितने 111 किलोमीटर के बीच की इनकी दूरी होती है। प्रत्येक जो जोन है वो समान होता है, इनके बीच में जो है वो दूरी समान होती है। तो नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के उत्तर में जो आपका 23.5 डिग्री का जो अक्षांश जो बनता है, यानी कि अक्षांश को कर्क रेखा माना जाता है। जो आपकी भूमध्य रेखा के उत्तर में जो 23.5 डिग्री जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा बनती, अक्षांश पर बनती उनको कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिण में जो बनता है आपका 23.5 डिग्री उसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। यानी कि जब आपका नॉर्थ में ये है आपका कर्क रेखा बनेगी, और जो है वो साउथ में क्या बनेगी, आपकी मकर रेखा 23.5 डिग्री पर, आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड, यानी कि जो लॉन्ग रेखाएं होती हैं लेटी हुई नाव कर लॉन्ग होती हैं, यह ग्लोब से उत्तर की ओर और दक्षिण की तरफ जाती है। यानी कि ये काफ़ी जो लॉन्ग होती है, लंबी लंबी होती हैं, आपको याद रखनी। अक्षांश रेखाएं ये होगी आपकी जो लेटी हुई हैं, और जो ये खड़ी वाली जो रेखाएं हैं ये आपकी क्या होगी, देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट है ये उत्तर से जो है वो साउथ की तरफ यानी कि नॉर्थ टू साउथ की तरफ खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा थी। ये समांतर नहीं होती, आपको याद रखना है कि जो देशांतर यानी कि जो लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं होती है वो समांतर नहीं होती। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के एक बिंदु पर जो है वो मिल जाती हैं, और ध्रुवों से जो विषुवतीय रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि विषुवतीय जो रेखा होती है फ्रेंड्स, इसके जो बीच की अधिकतम दूरी है वो 11.32 किलोमीटर होती है। आपको याद रखना है अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और जो विषुवतीय रेखा के बीच की दूरी जो होती है लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं होती है उनकी 11.32 किलोमीटर की दूरी होती है। नेक्स्ट है कि जो ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली जो रेखा को 0 डिग्री देशांतर जो है वो माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखाएं जो होती हैं उनको कितने डिग्री देशांतर रेखाएं माना जाता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि उसको 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। नेक्स्ट है कि आपकी जो है इसकी बाईं ओर की जो रेखाएं होती हैं, यानी कि ग्रीनविच की जो रेखाएं होती हैं इसके बाईं ओर की जो रेखाएं होती है पश्चिमी देशांतर, और दाहिनी ओर की जो रेखाएं होती हैं वो पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। इसके बाईं तरफ जो होती हैं ग्रीनविच वेधशाला से यानी कि 0 डिग्री से बाईं तरफ जो होंगी वो पश्चिमी देशांतर होंगी, और दाहिनी तरफ जो होंगी वो क्या होंगी, पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर के आधार पर किसी समय किसी स्थान का जो टाइम है वो ज्ञात किया जाता है। आपको याद रखना है कि टाइम जो है हम कौन सी जो रेखा के आधार पर जो है उसको
बांटते हैं। तो जो देशांतर जो रेखाएं होती हैं उनके आधार पर जो है वो टाइम का पता लगाया जाता है। दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे गोरे कहा जाता है। आपको याद रखना है कि दो जो देशांतर रेखाओं की जो बीच की आपस में उनके बीच में जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, गोरे कहा जाता है। नेक्स्ट है शून्य अंश अक्षांश व शून्य अक्ष देशांतर जो होते हैं अंटार्कटिक महासागर में काटती हैं। आपको याद रखना है कि शून्य जो अंश अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो अंटार्कटिक महासागर पर काटती हैं। कौन से महासागर पर, अंटार्कटिक महासागर पर। नेक्स्ट है सोलेटाइज जो संक्रांति होती है, यानी कि जो हमें संक्रांति का, जैसे आप सूर्य के उत्तरायण यानी उतरते टाइम और दक्षिणायन की जो सीमा होती है उसको संक्रांति कहा जाता है। यानी कि जब सूर्य की परिक्रमा पूरी होती है तब उतरते और चढ़ते टाइम की जो परिक्रमा होती है, जो सीमा होती है, उसको संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति जो है वो कब होती है कि 21 जून को जो है वो कर्क संक्रांति होती है, जब सूर्य कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री पर जो है लंबवत होता है, तो इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में जो है वो सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि 21 जून को जो है कर्क संक्रांति होती है और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, आपको याद रखना है। और जब सूर्य 23.5 डिग्री जो है वो कर्क रेखा पर जो है लंबवत होता है। नेक्स्ट है कि मकर संक्रांति जो है वो कब होती है, तो 22 दिसंबर को जो है वो मकर संक्रांति होती है और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है, जब सूर्य मकर रेखा पर जब लंबवत होगा तब वो क्या होगा, मकर संक्रांति होगी। नेक्स्ट है कि आइक्यून्स जो है वो क्या होती है, विषुव जो होते हैं वो क्या होते हैं, पृथ्वी की वह स्थिति होती है जब सूर्य की किरणें विषुवतीय रेखा पर जो है लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। यानी कि जब दिन और रात बराबर होते हैं, कब होते हैं, जब सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवतीय जो रेखा होती है, जो भूमध्य जो रेखा होती है उस पर जो है बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। 22 सितंबर को और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर रहते हैं। आपको ये याद रखनी है, आपको जो है वो अच्छे से साथ साथ नोट करके चलना है कि 22 दिसंबर को और 11 जो मार्च होती है उसको दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स जो है वो क्या होते हैं, जब कभी दिन के समय जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना और बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है, जब कभी दिन के समय जो आपका जो है ये सूर्य लगा लो, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, यानी कि बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, ये आपकी पृथ्वी हो गई, बीच में जब चंद्रमा होगा तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा, और जब बीच में पृथ्वी होगी तब क्या होगा, आपका चंद्र ग्रहण होगा। तो सूर्य क्या होता है, बीच में पृथ्वी के चंद्रमा आ जाता है तो सतह है, यानी कि सूर्य की जो चमकती सतह चंद्रमा के कारण जो है वो दिखाई नहीं पड़ती, और इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। सॉरी, जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, और पूरा जब उसको छिपा लेता है, ढक लेता है, यानी कि जब ये आपका है सूर्य और इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो पृथ्वी पर जो है इसका प्रकाश है वो नहीं मिलेगा। जब इसको आधे को छुपा लेगा तो तब क्या होगा, आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, और पूरे को छुपा लेगा तब जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य चंद्र ग्रहण जो है और सूर्य ग्रहण लगता कब है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस की टाइम पे लगता है और चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन लगता है। आपको ये याद रखना है, चंद्र ग्रहण यानी कि ल्यूनर एलिप्स जो है वो एक्लिप्स जो है वो क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, यानी कि ये आपका सूर्य लगा लो और सूर्य के बीच जब है पृथ्वी, यानी कि ये आपका चंद्रमा होगा, इसके बीच में जब पृथ्वी होगी तब चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि और बीच में चंद्रमा होगा तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। यानी कि इन दोनों के बीच सूरज और चांद के बीच जब पृथ्वी आ जाए तब चंद्र ग्रहण बनता है। सूर्य की जो पूरी रोशनी है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती, इसलिए इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण जो हमेशा है फुल मून, यानी कि पूरा जब चांद होता है तब होता है चंद्र ग्रहण। पूर्णिमा की रात का प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण जो वो नहीं लगता, क्योंकि जो चंद्रमा और पृथ्वी के जो कक्ष होते हैं, यानी कि इनकी जो कक्षाएं बनी होती है उनमें 5 डिग्री का जो है वो अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर या नीचे से जो है वो गुजर जाता है। यानी कि हर पूर्णिमा को जो आपका चंद्र ग्रहण नहीं लगता। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी में उपछाया लगती है और इसे जो है वो चंद्र ग्रहण तभी जो है वो लगता है, वरना जो चंद्र ग्रहण नहीं लगता। नेक्स्ट है
कि सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक और पूर्ण होता है, बिल्कुल होता है। जब इसका पूरा भाग छिप जाता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, और आंशिक भाग छिपेगा तब जो है वो आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। समय का हम जो है वो निर्धारण जो किस तरीके से करते हैं, हमने देखा कि समय का पता हमें देशांतर रेखाओं के कारण लगाते हैं। तो एक देशांतर का अंतर होने पर समय में क्या होता है, 4 मिनट का जो डिफरेंस आ जाता है, 4 मिनट का अंतर आ जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और पूर्व की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखा में 4 मिनट का जो है वो टाइम जो बढ़ जाता है, और पश्चिम जाने पर देशांतर में 4 मिनट का समय जो है वो घट जाता है। यानी कि पूर्व में जब जाएगी तो 4 मिनट का जो है टाइम बढ़ जाएगा, और जब पश्चिम की तरफ आएगी तो 4 मिनट का जो टाइम घट जाएगा। आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा होती है वो 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो कहा जाता है। आपको याद रखना है कि आपकी जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। और आपकी जो 1884 ईस्वी में वॉन्स्टिंगटन में एक जो है वो इंटरनेशनल मेडियन कॉन्फ्रेंस में जो है वो 180 यामावोत्र अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को जो है वो निर्धारित किया गया था। कब किया गया था, 1884 में किया गया था। और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ जो स्थान होते हैं इनमें एक दिन का अंतर होने के कारण जो है परेशानी ना हो। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अंटार्कटिक सागर से, चूंकि सागर, रिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से जो है वो गुजरती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके एक नोट करने की एक चीज़, ये भी नोट कर सकते हैं आप कि बेरिंग जो जल संधि है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर जो है वो स्थित है। बेरिंग जल संधि आपकी जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समान, आपको याद रखना है। और जो स्मैक और जो आपका मानक जो है समय जो है वो विश्व को 24 समय जोनों में जो विभाजित किया गया है। इन समय जोनों में ग्रीनविच मीन टाइम या फिर मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया, यानी कि 24 जो है वो टाइम जोन है, और उनको प्रत्येक को 1 घंटे के अंतराल पर विभाजित किया गया। प्रत्येक जोन में 15 डिग्री के बराबर होता है। और ग्रीनविच यामोत्र जो है वो 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड और योनियन सागर, ब्रिटेन, आपका अल्जीरिया, फ्रांस है, घाना है, अंटार्कटिक महासागर से गुजरता है। नेक्स्ट है कि आपका जो है भारत में, आपको याद रखना है कि भारत में जो आपका क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है के समय मानक को जो है टाइम माना गया है। और जो है यह समय ग्रीनविच मीन टाइम में 5.5 घंटे जो है आगे है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में जो है वो टाइम कितना होगा, 5.5 डिग्री बच जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो हमारे जोन है, जो आपका टेरोपिकल जोन है, आपका सब टेरोपिकल जोन है, ये हम सेकंड वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स, वरना वीडियो जो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर नहीं है पहली बार वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय एवरीवन।